द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विटी। लॉ ऑफ इक्विटी का पहला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि इक्विटी होती क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इक्विटी लॉ का, जिसको हम 3 फेसेस में पढ़ेंगे, अंडर रोमन लॉ, अंडर इंग्लिश लॉ एंड अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट्स में होगा, ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए इसको मैं डिवाइड करके 2 पार्ट्स में बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ इक्विटी। अब ये जो वर्ड है इक्विटी, ये बेसिकली है क्या? ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें इक्विटी की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन जो है वो दी गई हो, या कोई एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो हो वो दी गई हो। जो सेंस है टू डू जस्टिस, ये जो सेंस है टू डू फेयरनेस, यही कहलाया जाता है इक्विटी। आपकी अंतरात्मा की आवाज कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये इक्विटी। इसको 2 एग्जांपल से बताता हूं। एक आप डे टू डे का नॉर्मल एग्जांपल ले लो। आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से सिग्नल आता है, आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, आपके बाजू में भी एक गाड़ी खड़ी रहती है और पीछे से आके कोई गाड़ी उसको हल्का सा डेंट कर देती है। अब जिसने मारा वही उतर के दूसरे आदमी को मारने लगता है, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। आपको पता है बिल्कुल सामने वाले की कोई गलती नहीं है, आप देख रहे हो कि हाँ यार ये तो इसके साथ गलत कर रहा है, इसको मार रहा है। जब आपके मन में ये आवाज आएगी ना कि सामने वाले के साथ गलत हो रहा है, दैट सेंस ऑफ डूइंग फेयरनेस, और ये जो अंतरात्मा की आवाज है, दिस इज नोन एज इक्विटी। अगर अब मैं आपको दूसरा एक लीगल एग्जांपल बताऊं तो आप ये मान के चलिए, एक आदमी है ए जो कि बूढ़ा है, ओल्ड मैन है। किसी ने फ्रॉड से इसको बहला फुसला के प्रॉपर्टी के पेपर्स पे इससे साइन ले लिया। तो अब इससे साइन ले लिया प्रॉपर्टी के पेपर्स पे, तो हो क्या गया, ये जो ए है इसकी प्रॉपर्टी, मान लो पर्सन का नाम था सी जिसने काम किया, उसको चले गई। अब अगर लीगली देखा जाए तो ऑन पेपर्स नाम किसका है? सी का है। तो मालिक कौन है? सी। पर क्या ये सी की खुद की कमाई की प्रॉपर्टी है या उसको मिली हुई प्रॉपर्टी है? दोनों नहीं है, ये तो फ्रॉड से ली हुई प्रॉपर्टी है। हमको पता है यहां गलत हुआ है, हमारी अंतरात्मा आवाज दे रही है कि नहीं यहां तो गलत हुआ है, यहां पे सेंस टू डू फेयरनेस और सेंस टू डू जस्टिस होना चाहिए। इसीलिए हमारे लीगल सिस्टम में इक्विटी का भी महत्व है। ऐसे केसेस में इक्विटी लॉ आ जाता है बीच में, और अब इसको जो जस्टिस मिलना है ओल्ड मैन को, वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू इक्विटी लॉ। आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ये हम पढ़ने वाले हैं 17-18 सेंचुरी के टाइम का। आज के टाइम पे इक्विटीज लॉज जो है वो एम्बेड हो चुके हैं हमारे लॉज के अंदर। जो आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, जिसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हो। कॉन्ट्रैक्ट भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे इस पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ था, मैंने आपसे जमीन खरीदी थी क्योंकि मुझको वहां पे अस्पताल बनाना है। अब आप जमीन नहीं बेच रहे हो, लेकिन मैंने अस्पताल के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, दुनियादारी की चीजें, लाइसेंसेस वगैरह सब ले लिया। आप बोलते हो मैं जमीन नहीं बेच पा रहा, मुझसे कंपनसेशन ले लो। नहीं, मुझे वहां अस्पताल ही बनाना है, तो आप मुझे वहां अस्पताल ही बना के दीजिए। जब मेरी एक पर्टिकुलर डिमांड होगी, एक स्पेसिफिक डिमांड होगी, तो वो है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कभी कभी बात होती है स्पेसिफिक रिलीफ की। ये सारी चीजें जो हम आज के टाइम पे अपने लॉज में देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जो जन्म हुआ है उसके पीछे इक्विटी लॉज का हाथ है, जो 17-18 सेंचुरी में आने लगा, धीरे धीरे डेवलप होने लगा। आज तो एक पूरे लॉज के तौर पे बन गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अपने अलग सेक्शन है, आपने कुछ करा तो आपका देखा जाएगा कौन सा सेक्शन वायलेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट्स मिलेगी। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल लॉज थे वो अलग चलते थे और कहीं पे इक्विटी लॉज चलते थे, कहीं पे इक्विटी लॉज जो थे वो नहीं चलते थे।
एरिस्टोटल ने कहा है इक्विटी इज द करेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि जहां जहां लॉ में लूप होल्स है, जहां जहां लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स है, जहां उन लॉज में कमियां हैं, उन कमियों को फुलफिल करने के लिए हमें इक्विटी लॉज की जरूरत है, इक्विटी लॉज की नीड है। जो ट्रेडिशनल लॉज हम फॉलो करते हैं, जो मैन मेड लॉज बने हुए हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जब उनमें किसी तरीके का कोई लूप होल दिखे, कोई करेक्शन दिखे, तो उसको सही करने के लिए इक्विटी की जरूरत लगती है। इक्विटी जो है वो वहां पे काम करता है। इक्विटी जो होता है ये बेस्ड होता है ऑन कॉन्साइंस। नाउ व्हाट इज कॉन्साइंस? जब आपके अंदर से एक क्वेश्चन पैदा हो कि क्या यहां पे जस्टिस मिला, क्या यहां पे सामने वाले के साथ न्याय हुआ, क्या यहां सामने वाले के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हुआ, तो वो जो क्वेश्चन आपके मन में उतर रहा है या आ रहा है, दैट इज कॉन्साइंस और गुड कॉन्साइंस। इक्विटी जो है, इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स है ये वर्क ही करते हैं तीन चीजों पे: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड फेथ और तीसरा गुड कॉन्साइंस। इन तीनों के ऊपर आपके इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स है ये वर्क करते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है हम वो देखेंगे। भाई ये इक्विटी का जो जन्म है वो हुआ कहां से, वो बेसिकली शुरुआत कहां से हुई, कैसे हर सिस्टम ने इसको अपने अंदर एम्बेड किया, ये हम देखना शुरू करेंगे। तो जो आपका लॉ ऑफ इक्विटी है, या आप बोल सकते हो जो आपकी इक्विटी लॉज है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आप बेसिकली तीन फेज में पढ़ोगे। ये जो आपका इक्विटी है इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको बेसिकली आप तीन फेज में पढ़ोगे। सबसे पहले अंडर रोमन सिस्टम, अंडर रोमन लीगल सिस्टम, अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम, अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम और अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। आज के लेक्चर में अभी हमने इक्विटी का इंट्रोडक्शन देखा और दूसरा हम पढ़ेंगे इक्विटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडर रोमन लीगल सिस्टम में। इसी वीडियो की सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे अंडर इंग्लिश सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम। तो शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी लॉ अंडर रोमन लीगल सिस्टम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड of equity under Roman legal system। देखिए उस समय क्या होता था, उस समय ऐसा सीन था कि जो रोम था वहां पे था रूल किंग का। रोम में किंग या क्वीन जो थे उनका रूल था। बेसिकली इसको बोला जा सकता है मोनार्च रूल। अब ये मोनार्च रूल होने के कारण क्या था, सोसाइटी जो थी उसमें था बहुत ज्यादा केओस, क्योंकि सारी चीजें डिसाइड हुआ करती थी ऑन द मूड, बोल सकते हैं, ऑफ किंग एंड क्वीन। दो टाइप के लॉज होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल तो सेम रहता है सबके लिए एक समान, लेकिन सिविल जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सम रिलीजन्स, सम कॉन्सेप्ट्स एंड सम आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट पीपल एंड ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो वैसे ही जो रोम का सिविल लॉ था इसका नाम था जस सिविल। जस सिविल। अब ये जो जस सिविल था इसमें मात्र 5 एक्शंस होते थे। मात्र 5 एक्शंस, यानी अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहे हो मोनार्च के पास और आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है
वो इन 5 एक्शंस, अब वो कोई भी 5 एक्शंस होंगे, उसमें अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही वो आपके कोई काम आने वाले। मान लो वो 5 एक्शंस थे, 1 2 3 4 और 5, ये आपके 5 सोल्यूशन है। आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर वो इन पांचों सोल्यूशन में से किसी में फिट हो जाती, या इन पांचों सोल्यूशन में से कोई भी एक सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम के लिए फिट हो जाता और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता, तो आपको रेमेडी मिल जाए। पर अगर ये नहीं फिट हो तो आपके पास किसी भी तरीके की रेमेडी नहीं थी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते थे। ना ही आप अपील कर सकते हो, ना ही आप बोल सकते हो कि कोई नया चीज या नया कानून बनाया जाए, ना ही आप बोल सकते हो कि किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करा जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम को इन पांचों में से कोई एक सोल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जय सिया राम, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपील कर पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे। तो ये चीज ने क्या किया, इस चीज ने लॉज जो है उनको रिजिड बना दिया, बहुत ज्यादा रिजिड बना दिया। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहे किसी भी तरीके से। ये जो 5 एक्शंस थे जिनकी हम बात कर रहे थे, इनको बोला जाता था लेजिस एक्शनीस। लेजिस एक्शनीस, ठीक है। रोम का जो सिविल लॉ था उसका नाम था जस्ट सिविल। जस्ट सिविल में मिले सिर्फ 5 एक्शन जिनको बोला जाता था लेजिस एक्शनीस। अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हो, इन पांचों के अंदर फिट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी तरीके की अपील नहीं कर सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से जो लॉज थे वो बन गए काफी रिजिड, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के। भाई कोई चेंज ही नहीं हो पा रहा, इन पांचों में है तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ, सिंपल। पर विद एडवेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, समय आगे बढ़ता गया, आ गया 366 बीसी और आ गए प्रेटर्स। 366 बीसी आ गया और जन्म हो गया किनका, प्रेटर्स का। अब ये प्रेटर्स कौन थे, प्रेटर्स बेसिकली हुआ करते थे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। प्रेटर्स कौन थे, प्रेटर्स बेसिकली हुआ करते थे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रोमन रिपब्लिक के पास, और इनके पास थी पावर्स लॉज को अमेंड करने की, न्यू लॉज बनाने की और पुराने वालों को हटाने की। ये 3 पावर थी इन प्रेटर्स के पास। अब प्रेटर्स कैसे काम करते थे, यूजुअली क्या होता था उस समय, जो कैलेंडर मंथ होता था वो ये लोग फॉलो करते थे दिसंबर से जनवरी के लिए। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जनवरी से दिसंबर के लिए। यानी कि हर साल एक रूल बुक बनी जाती थी, एक किताब बनाई जाएगी प्रेटर्स के द्वारा। इस किताब का नाम रहेगा एडिक्ट, या इसको बोल सकते थे परपेचुअम एडिक्टम। क्या बोल सकते थे, परपेचुअम एडिक्टम। इस किताब में प्रेटर्स पूरे रूल्स लिखता। कौन से रूल्स, वो रूल्स जो वो इस साल फॉलो करेगा। किसके लिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका डिसीजन किस बेसिस पे दिया जाएगा, वो इस रूल की बुक में लिखा जाता था। ये रूल बुक कौन बनाता था, प्रेटर्स बनाता था। और ये कब तक वैलिड रहती थी, ये पूरा साल वैलिड रहती थी, जनवरी से दिसंबर तक। तो मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रेटर का अपॉइंटमेंट अप्रैल में होता है, तो वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक एक एडिक्ट बनाएगा, एक रूल बुक बनाएगा, जिसमें वो ये बताएगा कि इस साल वो डिसीजंस, जो प्रॉब्लम्स उसके पास आने वाली है, उन प्रॉब्लम का डिसीजंस किस बेसिस पे लेगा। अब ये जो एडिक्टम रहती थी, जिसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बेसिकली वो लिखे जाते थे, ये जरूरी नहीं है कि हर साल पूरे नए के नए लिखे जाए। अगर आप इस एडिक्ट में कुछ पुराने यूज कर रहे हो, मतलब मान लो लास्ट ईयर जो कोई प्रेटर था उसने, या लास्ट ईयर सेम प्रेटर ने कुछ रूल बुक में, एडिक्ट में कुछ रूल्स बुक डाले थे, जो रूल्स वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है इस साल भी, तो उनको बोला जाता था एडिक्टम ट्राइटेलेनियम।
और अगर वो कुछ नए रूल्स बनाना चाहता तो उसको बोला जाता एडिक्टम नोवम। जो न्यू रूल्स बनाए उसको बोल दिया एडिक्टम नोवम। अब क्या हुआ, अब अगर लोग जस्ट सिविल में दिए हुए जो 5 एक्शंस थे उनसे सेटिस्फाई नहीं होते थे, तो पहले तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपील करने का। बट नाउ आफ्टर 366 बीसी एंड आफ्टर कमिंग ऑफ प्रेटर्स, ये लोग जाके प्रेटर्स के पास अपील करते। प्रेटर्स उनकी प्रॉब्लम को समझता, अगर उसके एडिक्ट में ये चीजें अवेलेबल है तो वो उनको सॉल्यूशन जो है वो ग्रांट करता। तो अब क्या हो गया, लोगों के पास ट्रेडिशनल वे प्लस इक्विटी का वे भी मिल गया, क्योंकि जो डिसीजन प्रेटर देता वो बेस्ड थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस एंड गुड फेथ। तो यहां ट्रेडिशनल लॉ के साथ साथ हमको दिखने लग गया कि इक्विटी लॉ जो है वो धीरे धीरे पनपने लगा। समय निकलता गया और आगे चलकर ऐसा हो गया कि सिविल लॉज जो है वो पैरेलल चलने लग गए। किसके? इक्विटी लॉज के। पहले सिविल लॉज वर कंसिडर्ड एज हायर, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो अपील नहीं थी, फिर धीरे धीरे प्रेटर्स के आने के बाद अपील का एक जरिया दिखने लगा। अब ऐसा टाइम आ गया कि सिविल लॉज और इक्विटी लॉज दोनों पैरेलल हो गए, दोनों मार्केट में एक जैसे चलने लग गए। जब जब लोगों को प्रॉब्लम होती सिविल लॉज में, जो डिसीजन उनसे उनको मिला जाता उससे, तो वो तुरंत चले जाते प्रेटर्स के पास और इक्विटी लॉज के थ्रू उनको अपना सोल्यूशन मिलता। तो यहां से हमने देखा कि कैसे इक्विटी जो है वो रोम में डेवलप होने लगी। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहले एक छोटी सी डॉट टाइप का था, अपील नाम की चीज नहीं थी, अपील आई, अपील आने के बाद एडिक्टम नोवम और ट्रिटेलियम जो चल रहे थे वो ज्यादा बढ़ने लग गए, और फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि जो सिविल लॉज थे, जो पहले जिनकी पोजीशन बड़ी मानी जाती थी, वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए इक्विटी लॉज के, और इक्विटी लॉज एम्बेड होने लग गया इसके साथ साथ। तो ये था आज के लेक्चर में दोनों चीजें, इक्विटी लॉ का इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडर रोमन लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।